आज हम हिंदी जो टेस्ट सीरीज है हमारी उसका अगला पेपर लेके आए हैं 20 नंबर का। हिंदी में जो व्याकरण और आपका हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके इम्पोर्टेंट जो आपके प्रश्न हैं उनकी सीरीज है ये। तो इसमें 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। किस किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं ये आप देख सकते हो इसमें। पहला है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा। नागरी मतलब जो देवनागरी या हिंदी के विकास से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक मानी जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 1893 में। काशी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, इन तीनों के द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी, जिसने बाद में हिंदी के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाप्राण वर्ण है? महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण जो वर्ण है हमारी हिंदी वर्णमाला में, जो 52 वर्ण हैं उसमें से कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलते समय हमारी जो श्वास की मात्रा होती है, यानी कि प्राण का अर्थ यहां श्वास से है, प्राण का मतलब श्वास से है, श्वास की मात्रा, यानी कि जिनमें श्वास की मात्रा कम से कम चल जाता है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है, और जिनमें श्वास की मात्रा थोड़ा ज्यादा लगती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। जैसे देखो, क में कम लगता है, ख में थोड़ा फेफड़े में जोर पड़ता है, श्वास थोड़ा ज्यादा आता है, तो ख यहां पर महाप्राण होगा। गौ में फिर कम लगता है, घ में ज्यादा लगता है। इस प्रकार से हमारे जो आपके वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजन हैं पांचों वर्गों में, जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ये होते हैं, और उसी प्रकार च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, झ, य। इनमें आप देखोगे कि इनके पहले वर्ण, तीसरे वर्ण और पांचवें वर्ण होते हैं अल्प प्राण, क्योंकि इनमें श्वास की मात्रा होती है कम, और जो दूसरे और चौथे यानी कि सम स्थानों के जो वर्ण होते हैं वो होते हैं महाप्राण। महाप्राण क्योंकि इनमें श्वास की मात्रा लगती है ज्यादा, जो आपके महाप्राण है। इसके अलावा स्पर्शी व्यंजनों के अलावा आपके जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और वो, ये होते हैं आपके अल्प प्राण, और ऊष्म व्यंजन ये होते हैं महाप्राण। तो इस प्रकार से स्पर्शी व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे स्थान के जो वर्ण होंगे वो आपके महाप्राण होंगे, और ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होंगे। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा एक वर्ण महाप्राण है, तो ख द्वितीय स्थान का है, ये महाप्राण होगा। बाकी चौ अल्प प्राण है, जो अल्प प्राण है, म अल्प प्राण है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये लिखा है क्षत्रिय, ये लिखा है अंत्याक्षरी, ये लिखा है सामर्थ्य, और ये लिखा है वेशभूषा। तो इसमें जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय ये होता है सही, और अंत्याक्षरी तो सही है। इसमें आपका सामर्थ्य का सही वर्ण होता है सामर्थ्य, सामर्थ्य नहीं सामर्थ्य, और वेशभूषा का ये सही वर्ण होता है। तो इसका मतलब अंत्याक्षरी इसका सही आंसर है, जिसकी वर्तनी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि होगी? महोत्सव, महोत्सव शब्द बना है महाधन उत्सव से, महाधन उत्सव। तो इसमें पहले पद का अंत हुआ है आ में, और दूसरे पद का आरंभ हुआ है ऊ में।
तो ऐसे में जब पहले पद का अंत भी स्वर में हो, दूसरे पद का आरंभ भी स्वर में हो, तो स्वर संधि होगी। इसलिए यण और ये आपका व्यंजन संधि तो होगी नहीं, यण दीर्घ और गुण में से एक होगी। अब देखिए अ और उ मिलकर के क्या बनेंगे, ओ। तो आपका ये जो संधि निर्मित होती है, आपका पहले पद का अंत अ या आ में हो, दूसरे पद में कोई अन्य स्वर आए तो उसमें जो आपका उ होता है वो ओ में बदल जाता है, और जो ई होती है वो ए में बदल जाती है। तो इसमें आपका गुण संधि है। अगला, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभिषेक। अभिषेक देखिए, अभि धन से, ये इसकी सही संधि है। अब देखिए इसमें पहले पद का अंत तो ई में हुआ है, दूसरे पद का अंत आरंभ हो रहा है सौ में, तो सीधी सी बात है, एक स्थान पर व्यंजन है, एक स्थान पर स्वर, तो ये होगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में यह नियम है, यदि अंतिम वर्ण से पहले ई आए और बाद में सौ हो, दूसरे पद का आरंभ सौ में हो और अंतिम वर्ण से पहले, अंतिम वर्ण के बाद क्या है, ई आए, तो ऐसे में जो सौ होता है वो इसमें बदल जाता है, सौ में। तो इसलिए इसका सही संधि विच्छेद होगा अभिधन से। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है। प्रत्यय, प्रत्यय पीछे लगता है तो उसी हिसाब से पहचानेंगे। जैसे इसकी धातु क्या है, मूल शब्द, धातु का मतलब यहां पर किससे है, मूल। तैर, बोल, और ये आपका छाव। और इसमें आपका जो शब्द है, मूल शब्द है कृति। इसका मतलब इनमें तो सब में पीछे की तरफ आपका वर्ण जुड़ा है, इसमें प्र आगे की तरफ जुड़ा है, तो ये इसका क्या है, सही आंसर है कि प्रत्यय नहीं है, बल्कि प्रकृति शब्द में प्रत्यय की जगह क्या है, उपसर्ग है, ना कि प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास होगा। त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास होगा। त्रिलोचन, त्रिलोचन, ये शब्द आपका टूट कर बनेगा तीन नयन वाला। त्रिलोचन का मतलब है तीन नयन वाला। अब तीन लगा है आगे, तो इसको होना चाहिए था द्विगु समास। तीन आगे लगा है तो द्विगु समास होना चाहिए था, लेकिन ये त्रिलोचन शब्द आपका मुख्य अर्थ ना लेकर के इसका एक प्रचलित अर्थ है शिव। तीन आंख वाला नहीं कहा जाता है। जब भी आप त्रिलोचन कहोगे तो कोई भी ऑटोमेटिक बदलेगा कि शिव, ना कि तीन आंख वाला। तो इसका मतलब ये द्विगु ना होकर के बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि इसका मूल अर्थ से ज्यादा प्रचलित अर्थ आपका तीसरा अर्थ है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द है। पीपल, पीपल तद्भव है, क्योंकि पीपल का जो मूल शब्द होता है वो होता है पीपल, ये होता है। नयन सही है, क्योंकि इसका तद्भव है नेत्र, नैन, सॉरी, इसका तद्भव है नैन। नेत्र तो तत्सम ही होता है। दीपावली का दिवाली का दीपावली है, तिनका का होता है तृण।
इसका मतलब यह है कि इसका संस्कृत आपका नयन होता है, और नयन क्या है इसका? तद्भव, जबकि ये सब तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम ये है, इसका तत्सम ये, इसका तत्सम ये, इसका तत्सम ये, और इसका तत्सम ये, इसका ये तद्भव है, तत्सम ये है। तो इसका मतलब बी इसका सही आंसर है। किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है। तेल, तेल, तेल शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तेल शब्द में होगी द्रव्यवाचक, क्योंकि जिस भी वस्तु को मापा और तोला जाता है वो होती है द्रव्यवाचक। चांदी में भी क्या होगा? द्रव्य, क्योंकि ये भी माप तोल की वस्तु है। परिवार में क्या होगा? समूहवाचक। घर, एक छत के नीचे रहने वाले कुछ लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? परिवार। तो ये क्या होगा? समूहवाचक परिवार शब्द में। पर्वत, पर्वत शब्द एक जाति को बिलोंग करता है, एक तरह की पर्वत श्रृंखलाओं या पर्वत को, मतलब एक तरीके की सीधी खड़ी भूआकृतियों को क्या कहा जाता है? पर्वत। इसका व्यक्तिवाचक क्या हो सकता है? हिमालय, एंडीज, एंडीज एक जगह का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पर्वत में क्या होगी? जातिवाचक, क्योंकि हिमालय को भी, अरावली को भी, विंध्याचल को भी, पर्वत सबको बोला जा सकता है। और ऐसा शब्द जो एक तरह की बहुत सारी चीजों के लिए प्रयोग में लाया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो ये डी आपका जातिवाचक संज्ञा सही आंसर है। अगला, किस शब्द में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो अनिश्चितता को दर्शाता है। देखो, यह मैं कहूंगा कि यह मेरी किताब है, तो यह किसको दर्शा रहा है? निश्चितता को। वह कौन है कहूंगा तो ये किसको दर्शा रहा है? प्रश्नवाचक को। मैंने कहा कुछ, मुझे कुछ दे दो, कुछ खाना दे दो। कुछ खाना मतलब अब रोटी मिलेगी, भात मिलेगा, दाल मिलेगी या ब्रेड मिलेगा, क्या मिलेगा ये पता नहीं है, तो यहां क्या है? अनिश्चितता है। बाकी क्या? प्रश्नवाचक। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक, जो यह बताता है कि चीज की निश्चितता नहीं है। जैसे आपने कहा दूध में कुछ गिर गया है, अब कुछ कीड़ा है, मक्खी है, मच्छर है, घास का तिनका है, मिट्टी है, क्या है पता नहीं है, इसीलिए आपने क्या? निश्चित नहीं है। निश्चित होते तो फिर आप सर्वनाम का प्रयोग ही क्यों कहते हैं? आप कहते हैं मक्खी गिर गई है, वहां सर्वनाम का प्रयोग ही नहीं होता। दूध में मक्खी गिर गई है, वाक्य में सर्वनाम है ही नहीं। दूध में कुछ गिर गया है, यानी कि आपने मक्खी जैसा या कुछ देखा तो उसमें कुछ कहा, तो इसका मतलब संज्ञा के बदले प्रयोग किया। अब संज्ञा क्या है ये पता नहीं है, पता नहीं है तो वो अनिश्चयवाचक है, तो इसीलिए ये आपका कुछ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रिया शब्द संज्ञा से बना है? मूल शब्द संज्ञा हो और वैसे क्या क्या बना हो? क्रिया से। जैसे सुखाना है, सुखाना यानी कि किसी चीज को सुखाना, तो ये शब्द आपका सूखना या सूखना अपने आप में क्या है? सूखना एक स्थिति है, किसी चीज का काल, दशा, स्थिति और उसका गुण, दोष, आकार आदि जो बताता है वो होता है गुणवाचक विशेषण। तो ये सूखना शब्द बना है सुख से, यानी कि सुखाना सूखा से बना है, तो सूखा एक स्थिति बताता है। सठियाना जो 60 का हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? सठियाना। तो 60 क्या है? एक संख्या है, किसी संख्या का नंबर बताएगा तो होगा आपका नंबर बताएगा तो वो होगा संख्यावाचक विशेषण। तो ये सठियाना शब्द संख्यावाचक विशेषण से बना है, ये गुणवाचक विशेषण से बता है। अब यह है हथियाना। हथियाना बना है हाथ शब्द से। हाथ, हाथ होता है, शरीर के अंग होते हैं संज्ञा, शरीर के अंगों का नाम होता है संज्ञा। जैसे अपनाना है, तो अपना शब्द क्या है? अपना शब्द किसको दर्शाता है? निजवाचक विशेषण को, निजवाचक विशेषण को। या आप जो बोलते हैं कि जो उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है उसमें भी आप मैं को अपना या मेरा कह सकते हो, तो ये आपका क्या है?
वैसे आपका विशेषण शब्द है। ये जो हथियाना है ये आपका हाथ से बना है, हाथ एक संज्ञा शब्द है, तो ये जो क्रिया शब्द बना है हथियाना ये संज्ञा से बना होगा, तो सही आंसर है सी। नदी धीरे धीरे बह रही है, रेखांकित पद होगा। रेखांकित पद क्या है? धीरे धीरे। अब ये बहना क्या है? नदी की क्रिया, क्रिया। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया की विशेषता कैसे बता रहा है? नदी के बहने के प्रकार से, यानी कि उसकी विधि से, तो ये विधिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कि ये होगा क्रिया विशेषण। डी सही आंसर होगा। कोई भी शब्द, क्योंकि क्रिया कब हुई, कहां हुई, कितनी हुई, कैसे हुई, इन शब्दों को, क्योंकि क्रिया के विशेषण 4 ही प्रकार के हो सकते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, विधिवाचक और परिमाणवाचक। तो इसमें क्रिया कितनी हुई ये बता रहा है, तो कैसे हुई ये बता रहा है, तो ये होगा क्रिया विशेषण। अगर प्रकार जानना है तो ये आपका विधिवाचक या रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं जिसे, वो होगा, यानी कि कैसे हुई यह बता रहा है। कौन सा शब्द, कौन सा एक शब्द गुरु शब्द का अर्थ नहीं है? गुरु अनेकार्थी है। गुरु शब्द का अर्थ, जैसे गुरु भारी को बोलते हैं, जैसे भारी जल को क्या बोलता है? गुरुजल। भारत का गुरुजल संयंत्र कहाँ है? गुरु मतलब भारी, सही आंसर है। बड़ा, अपने से बड़े को भी गुरु कहा जाता है, जैसे लघु वर्ण, गुरु वर्ण। लघु वर्ण छोटे वर्ण, बड़े वर्ण को गुरु वर्ण, तो बड़ा भी होता है। शिक्षक का तो सभी को पता है कि गुरु होता ही है, तो इसका ये नहीं होता है, इसलिए सही आंसर होगा समूह। कौन सा एक शब्द आपका गुरु का अर्थ नहीं है? समूह शब्द गुरु का अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, केतु शब्द का पर्यायवाची है। केतु, केतु शब्द का पर्यायवाची है इनमें से आचार्य, किरण, झंडा, दिशा। तो केतु शब्द का सही पर्यायवाची है झंडा। झंडा केतु का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिय बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द। प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रियवादी, प्रियमवदा, प्रियवचना या प्रियांशी, यानी कि प्रिय बोलने वाली। प्रियमवदा, जो प्रिय बोलती है उसे क्या बोलते हैं? प्रियमवदा। इसका सही आंसर ये होगा प्रियमवदा। जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी वाक्य है। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। देखो वाक्य को कैसे पहचानते हैं, जैसे इसमें जल्दी चलो, एक वाक्य पूरा हो गया, आप एक बार के लिए बोलो जल्दी चलो, आप किसी से बोल रहे हो जल्दी चलो, यानी कि आपने वाक्य पूरा कर दिया। और दूसरा, आप किसी को बोल रहे हो देर हो जाएगी, देर हो जाएगी। अगर इनको स्वतंत्र भी लिखोगे ना तो इनका कोई एक दूसरे से आश्रितता नहीं रहेगी, लेकिन वाक्य को एक करने के लिए बीच में क्या लगा दिया है? नहीं तो। क्या लगा दिया है? नहीं तो ये क्या हो गया? जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। तो इसका मतलब जहां दो उपवाक्य आपस में जुड़े तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य। अगर ये मिश्र होता तो ये इसके बिना कंप्लीट नहीं होता और ये इसके बिना कंप्लीट नहीं, और सरल होता तो दो वाक्य होते ही नहीं, एक ही वाक्य होता। ठीक है। अगला, आंख का नीर ढल जाना मुहावरे का अर्थ है। आंख का नीर ढल जाना मुहावरे का अर्थ है। आंख का नीर मतलब आंखों का पानी ढल जाना, जिसे शर्मोहया नहीं रह जाती है उसके लिए कहते हैं कि इसके आंखों का नीर ढल गया है। आंख का नीर ढल जाने का मतलब अब उसे कोई लाज शर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? निर्लज्ज हो जाना। इसका अर्थ क्या हो गया? निर्लज्ज हो जाना। अगला, भूले बिसरे चित्र किसका उपन्यास है? भूले बिसरे चित्र किसका उपन्यास है? इसका सही आंसर है भगवती चरण शर्मा, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के रचनाकार। अगला, चीफ की दावत कौन सी विधा है? ए उपन्यास, बी नाटक, सी कहानी या डी निबंध। चीफ की दावत ये भीष्म साहनी का एक महत्वपूर्ण कहानी है, भीष्म साहनी की। इसका सही आंसर है चीफ की दावत कौन सी विधा है? तो ये कहानी है। अगला, महादेवी वर्मा की प्रथम कृति कौन सी थी? महादेवी वर्मा की प्रथम कृति
कौन सी थी? चारों रचनाएं दी है उनकी, यामा, नीरजा, झरना और निहार। तो इनमें से महादेवी वर्मा की जो प्रथम कृति है वो है निहार। ये 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है। इसे देखने के बाद अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप कमेंट पर लिख सकते हैं, या हिंदी में आप कुछ चाह रहे हैं ग्रामर में भी, क्योंकि हिंदी में हम दोनों तरह के वीडियो डालते हैं, एक आपके टेस्ट सीरीज वाले होते हैं या प्रैक्टिस सेट वाले, और दूसरे जो वीडियो होते हैं हमारे वो होते हैं हिंदी में जो आपके ग्रामर है उससे रिलेटेड। इसमें किसी भी तरीके की आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप बताइए, हम उस सजेशन पर आगे काम करेंगे। या आपको कहीं पर लग रहा है कि डाउटफुल है, आपने कहीं पर कुछ और पढ़ा है, तो वो भी कमेंट्स पर लिख करके बताइए, मैं उसका आपके कमेंट्स में ही जवाब दे करके क्लियर कर दूंगा कि वहां पर क्या समस्या हो सकती है या सही आंसर क्या है, और आपने कहां से पढ़ा है और वो सही है या गलत है ये भी बता दें।